क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका गाइड और आपका मेंटर, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 13 तक पढ़ाई करी थी। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे 14 से लेकर 20, यानी कि हम क्लास को आज खत्म कर देंगे। एनर्जी को अपनी बेकरार रखिएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। जाकर लिंक क्लिक करें और वीडियो का आनंद लूटें। ठीक है, चलें। फिर से वेलकम टू मैथ कोर एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन नंबर 20। वाह, क्या सजाया, मजा आ गया। चलो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, जिसमें आपको बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता 4 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में पड़े। लाई, झूठे। लाई मतलब यहाँ पे कितने हैं। अब 10 और 250 के बीच में 4 के बहुत सारे मल्टीपल होंगे। मल्टीपल मतलब कि जो 4 के टेबल में आते हैं। अब लाई करने का मतलब है कि जो 4 के मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, यानी कि जो 4 के टेबल में आते हैं। क्या हो रहा है इसको। जो लाई करने का मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं, यानी कि 10 और 250 के बीच में जो 10 और 250 ऐसे नंबर आपको बताने हैं जो 4 के टेबल में आते हैं 10 और 250 के बीच में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में, और जो 4 से कटते हैं। तो 10 के बाद आता है 12, देन आता है 16, देन आपका आता है 250 से पीछे 250 नहीं डिविजिबल है। 250 से पीछे आता है 248। मैंने ना एक ट्रिक बताई थी कि अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा कौन सा डिविजिबल है, तो आप जाकर क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे ऐसे। आप 250 और 4 को डिवाइड करें, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर जरूर वीडियो देखें, वो वाली इजी रहेगा आपके लिए। तो 4 6 जा 24, ठीक है, माइनस करके आया 1, देन 0 था आ रहा, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर आया 2। क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर आता है ना, उसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 248, यानी कि 248 आपकी लास्ट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। अब आपकी एपी रेडी होगी, साफ साफ लिखते हैं इसको थोड़ा सा, 12 16 ... 248। अब आपको क्या बोला उसने, हाउ मेनी, यानी कि आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं 10 और 250 के बीच में। तो दिस विल बिकम योर A1, दिस इज योर A2 एंड दिस इज योर AN। क्या करेंगे, D का फॉर्मूला लगाएंगे, D इज इक्वल टू बच्चों A2 माइनस A1। अब A2 है आपका 16 और A1 है आपका 12, और 16 में से गए 12 तो आंसर आया 4, यानी कि D आया 4। D आ गया, AN का फॉर्मूला लगाते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। AN की जगह आ गया 248, A1 हमें पता है 12 है, और D अभी हमने निकाला कितना प्यारे बच्चों, 4। 12 को भेजा लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम 248 माइनस 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 8 में से गए 2 6, 4 में से 1 गया तो 3, 2 एज इट इज। ये 4 को भेजा हमने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होने, इक्वल्स टू N माइनस 1। अब क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 3 बचा 3, 36 आता है 9 पे, यानी कि 59 इज इक्वल्स टू N माइनस 1, और ये माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड हुआ ऐड, तो N आया आपका 60। इसका मतलब 60 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में, और जो 4 से क्या है, डिविजिबल। 60 ऐसे नंबर है जो 10 और 250 के बीच में और क्या है,
4 से डिविजिबल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप इसे एक बारी देखें, फिर हम चले आगे। प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, बोर्ड में काफी बार आया है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में आपके बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। कहता n की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए कि इसकी nth टर्म यानी कि an, nth का मतलब an होता है, और इसकी nth टर्म बराबर आ जाए। n की ऐसी क्या वैल्यू लें कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या आ जाए, इक्वल। अब क्या करेंगे, जो उसने बोला ना उसी के साथ इसको डिकोड करेंगे। तो पहली जो एपी है उसकी nth टर्म निकालते हैं और दूसरी जो एपी है उसकी nth टर्म निकालते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट। उसने ही बोला इक्वल है। तो पहली एपी के लिए an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब पहली एपी में जो a1 है वो है आपका 63, यहां पे 63 आ गया, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब डी 65 माइनस 63, डी आता है आपका a2 माइनस a1। तो 65 में से 63 गए तो डी आया आपका 2, डी पुट कर दिया। अब आप बच्चे कहीं बोलेंगे यहाँ पे n तो है नहीं है, सबर करो, n तो ढूंढना है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 से तो ये आया 2n, और 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से तो आया माइनस 2। तो ये आ गया 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n। कई होशियार बच्चे इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, 61 प्लस 2n 63n लिख देंगे। प्लीज ऐसी होशियारी मत करिएगा। तो दिस इज योर an फॉर द फर्स्ट एपी। ये पहली एपी का आपका an आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एपी का an निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, पर दूसरी एपी में जो a1 है वो कितना है आपका 3, तो a1 आ गया आपका 3। d कितना है, a2 माइनस a1, यानी कि 10 में से जाएंगे 3 तो कितना आएगा, d आया आपका 7, d 7 पुट कर दिया। ये आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 7n प्लस 3 में से गए 7 तो आंसर आया माइनस 4। दिस इज योर सेकंड an। आपने दोनों एपीएस के an निकाल लिए, यानी दोनों एपीएस की लास्ट टर्म निकाल ली। अब उसने कहा कि n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि दोनों के an इक्वल आए। तो हम क्या करेंगे, an1 और an2 दोनों डाल देंगे इक्वल। an1 था ये 61 प्लस 2n और an2 था ये 7n माइनस 4। शिफ्टिंग करते हैं, माइनस 4 को लेफ्ट पे लेके आए प्लस 4 बन गया, 2n को राइट पे लेके गए माइनस 2n बन गया। ओके, 61 प्लस 4 बन गया आपका 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n बन गया 5n। अब 5 1 जा 5 13 जा। इसका मतलब इन दोनों एपीस की जो 13वीं टर्म है ना वो बराबर है। यही उसने बोला था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। इसका मतलब जो दोनों एपीस की 13वीं टर्म है ना, 13 टर्म वो इक्वल है। तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट एपी का an निकाला, फिर हमने क्या करा, सेकंड एपी का an निकाला, उन दोनों को हमने डाला इक्वल्स 2 में। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। एक बार आप देखें, फिर हम चले आगे। फिर से स्काई कलर, बहुत बढ़िया कलर है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है कि डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी का मतलब होता है आपको a1, आपको a2, आपको a3 और आपको a4 फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, दैट इज इनफ। पर कहता हूं उसमें जो तीसरी टर्म है वो 16 है, यानी कि थर्ड टर्म आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब थर्ड टर्म तुम्हें जैसे टर्म दिखी ना इसको ओपन कर दो। a3 आ गया a1 प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। आगे उसने यहां से इक्वेशन दी है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कि जो 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी कि जो एपी की 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 12। या इन शॉर्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। अब a7 आप ओपन करोगे तो बनेगा a1 प्लस 6d ब्रैकेट, a5 ओपन करोगे तो बनेगा a1 प्लस 4d ब्रैकेट इक्वल टू 12। अब तुम्हें पता अगर बाहर ब्रैकेट हो तो साइन चेंज, यहाँ पे माइनस a1 आगे माइनस 4d इक्वल टू 12। a1 कट, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। 6d में से 4d गए 2d इक्वल टू 12। तो d आया प्यारे बच्चों कितना, 6, बिकॉज 2 1 जा एंड 2 6 जा। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया।
अब जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है डी, उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 16। आपको पता है 2 6 12 इक्वल टू 16, तो a1 आया 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। a1 की वैल्यू आ गई 4। a1 भी आ गया आपका, d भी आ गया। बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, जो ये चीजें देखें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें। ओके, अब a1 आ गया आपका 4, d भी आ गया। उसने बोला है कि अब आपको AP फाइंड आउट करनी है। a1 अभी आपने निकाला 4, उसके बाद a2 तुम्हें पता है a1 प्लस 1d होता है। अब a1 4 है, d आपका 6 है, तो 4 प्लस 6 10 हुआ। a3 दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट इट इज 16। a4 आपको पता है क्या होता है, a1 प्लस 3d। a1 की जगह 4, d की जगह पे 6, 3 6 18, 18 प्लस 4 आपका आया 22। सो इस तरह से इसको कहते हैं डिटरमाइन द एपी। पहली 4 टर्म्स निकालना इज इनफ, a1 a2 a3 a4। आप इसको देखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। अब जो ये 17th क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म यानी पीछू से पूछा गया है। अगर ये पीछू से पूछा गया ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको 20वीं टर्म तो ढूंढनी है, a20 तो ढूंढना है, पर आपको ढूंढना है पीछे से, यानी कि यहां से फाइंड आउट करना है कि 20वीं टर्म कौन सी होगी। अभी तक जो आप 20 टर्म ढूंढते आ रहे थे वो आप आगे से ढूंढते आ रहे थे। इसको क्या हो रहा है बीच बीच में, वो आप आगे से ढूंढते आ रहे थे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पीछे से ढूंढ के आना है। जब आपको वो बोल देता है ना फ्रॉम द लास्ट, तो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा। कैसे करना है, आपको एपी को कर देना रिवर्स, यानी कि पिछली टर्म को आगे ले आना है, कॉमा बाकी अगली टर्म को पीछे ले जाना है। इन शॉर्ट, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आता। यानी कि a1 आपका आ गया 253। तो क्या करेंगे, जैसे तुम्हें 20 ढूंढनी है तो a20 होता है a1 प्लस 19d। a1 तो आ गया 253, वो मैंने पुट कर दिया, प्लस 19 ब्रैकेट में d। अब d तुम्हें पता ना a2 माइनस a1 होता था, a2 नहीं है। अब कैसे d निकालेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे पीछे चलते हैं। यहां पे तुम्हें पता है पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करते हैं। अगर यहाँ a2 होता ना तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर देंगे, यानी कि 8 में से 13 गए, d आया -5। अगर ऐसे नहीं निकालना तो आखिरी टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर लो, तो 3 में से 8 गया तो भी आया -5। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि a2 नहीं दिख रहा तो पीछे शिफ्ट हो जाओ, वहां से आप d फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर है। अब यहाँ पे d आया आपका कितना, -5। नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 19 5 आपका होता है 95 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 में से 5 गए आया 8, 14 में से 9 गए आया 5 और 2 में से गए 1, क्योंकि यहाँ 1 नहीं बचता तो आंसर आया 158। इसका मतलब एपी की पीछे से 20वीं टर्म कितनी है, 158। एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं छोड़ सकते। ओके, आप इसको देखो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, पर्पल आ गया, पर्पल ये वैसे तो पर्पल जी बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 4th टर्म और 8th टर्म का अगर सम करो ना तो आता है 24। कहता है जी अगर 4th टर्म और 8th टर्म का सम करो ना तो आंसर आता है 24। उसी तरह से अगर 6th टर्म और 10th टर्म का सम करो तो आंसर आता है 44। कहता है अगर 4th टर्म और 8th टर्म का सम करो तो आता है 24। उसी तरह अगर 6th टर्म और 10th टर्म का सम करो तो आता है 44। आपको पहले 3 टर्म्स निकालनी है, a1 ढूंढना है, a2 ढूंढना है, a3 ढूंढना है। ठीक है जी, पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। a4 को ओपन करा, बन गया a1 प्लस 3d। a8 को ओपन, a8 कह रहा हूं a8 को ओपन करा तो बन गया a1 प्लस 7d इक्वल टू 24। हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, बोर नहीं हो गए आप। a6 इज a1 प्लस 5d, a10 इज a1 प्लस 9, a10 है ना, तो a1 प्लस 9d इक्वल टू 44। ठीक है, अब a1 प्लस a1 2a1, 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। अब लेफ्ट हैंड साइड ना मुझे कॉमन दिख रहा है 2। जब मुझे चीज कॉमन दिख जाती है ना, कॉमन निकाल देना चाहिए।
तो a1 प्लस 5d बचा, कॉमन निकालने के बाद इक्वल टू 24, 2 1 जा 2 12 जा, तो पहली इक्वेशन रेडी होगी a1 प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है जी, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। a1 प्लस a1 2a1, देन 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन, a1 प्लस 7d इक्वल टू 44, फिर 2 1 जा 2 22 जा, सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई आपकी a1 प्लस 7d इक्वल टू 22। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को उसके नीचे ले आते हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो यहाँ 7d आ गया, एलिमिनेट करना है, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, a1 से a1 गया 0, 5d में से 2d गया माइनस 2d, 5d में से 7d गया माइनस 2d, 2d बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, और 12 में से 22 गया माइनस 10, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 5 जा, तो d कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 5। d आ गया आपका पॉजिटिव 5। अब d आ गया, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, a1 निकाल लेते हैं, तो ये आ गया a1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 22, ये बना 35 इक्वल्स टू 22, 35 गया राइट साइड पे, यानी 22 माइनस 35, a1 आया माइनस 13, तो a1 भी आ गया, d भी आ गया, यानी कि a1 आ गया माइनस 13, तो ये तो डायरेक्टली आ गया, पर a2 हमें ओपन करना पड़ेगा, दैट इज a1 प्लस 1d, a1 की जगह माइनस 13, d की जगह 5, और माइनस 13 प्लस 5 होता है आपका माइनस 8, तो a2 आ गया माइनस 8। अब आपको पता है a3 ओपन करना पड़ेगा, वो बनेगा a1 प्लस 2d, a1 था माइनस 13, d था आपका 5, 2 5 10, माइनस 13 प्लस 10 कितना होता है माइनस 3, तो थर्ड टर्म कम्स आउट टू बी माइनस 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप एक बार अच्छे से देखें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वाह जी वाह, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोलता है जी, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में काम किया, 1995 में सैलरी मिलती थी 5000। वाह भी, यानी कि आपको ये A1 दिया हुआ स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200, इंक्रीमेंट मतलब कि हर मंथ या हर साल उसे 200 रुपए का बोनस, यानी कि उसकी सैलरी बढ़ती थी। जैसे आज 5000 है 2024 में, तो नेक्स्ट ईयर 5200 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर 5400 हो जाएगी। तो यहां से मैंने डिफरेंस निकाल लिया, A2 माइनस A1, यानी कि 5200 में से 5000 गया तो आंसर आया 200। ओके, कहता कौन से वे साल में सैलरी जाकर 7000 हो जाएगी, कौन से वे साल में, अगर 1995 में शुरू करा है तो कौन से वे साल में सैलरी 7000 हो जाएगी। कई बच्चों ने तो अभी तक आंसर निकाल भी लिया होगा कि इस साल में जाके सैलरी 7000 हो जाएगी, पर हम कैसे इसको लॉजिकली निकालेंगे, हमें n निकालना है, कौन सा ईयर होगा वो, या कौन से वे ईयर में जाके होगा। तो क्या करेंगे, an का फॉर्मूला डाला, मैंने 7000 को an इसलिए लिया ताकि उसने बोला था कि कौन से वे साल में जाके सैलरी 7000 होगी, यानी कि वो लास्ट टर्म है। तो an की जगह 7000, a1 हमें दिया 5000 जब उसने सैलरी अपनी जॉब शुरू करी, n हमें ढूंढना है और हर ईयर उसका इंक्रीमेंट लगता है 200 का। माइनस किया, 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200। अब सुनना ध्यान से, 7000 में से 5000 गए 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200। अब 200 आएगा डिवाइड होने, तो ये बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। 200 1 जा 200 10 जा, तो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे ऐड हो गया, तो 10 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी कि n आया आपका 11, यानी कि 11 साल बाद सैलरी 7000 होने वाली है। अब वो कौन सा साल होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा, वो आप बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार आप देख लो। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भोले वाले बच्चों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्लास में हम सम वाली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, दैट इज एक्सरसाइज 5.3। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फेवरेट है, आप भी अच्छे से इसको समझिएगा। उसने बोला रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly savings becomes 20.75, तो n निकालना है।
अब क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जब उसने अपनी सेविंग शुरू करी ना, तो उसने पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव किए, धीरे धीरे उसने 1.75 से सेविंग बढ़ा दी। यानी कि मान लो अगर मेरी पास 100 रुपीज है, मैंने फर्स्ट वीक में 100 सेव किया, तो मैंने हर वीक में 100 सेव करना शुरू कर दिया। यानी कि 100 का 200 बन गया, फिर 300 बन गया, फिर 400 बन गया। यानी कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, दैट कम्स आउट टू बी 1.75। यानी कि हर बारी 1.75 में पैसे बचाता जा रहा हूं। तो कहता कौन से वे हफ्ते में जाके उसकी जो सेविंग है वो 20.75 बन जाएगी, यानी कि ये AN है। लास्ट उसने बता दिया कि इतनी जाके होने वाली है। तो आप क्या करोगे, AN का फॉर्मूला लगाओगे और N फाइंड आउट करोगे कौन से हफ्ते में जाके सैलरी इतनी हो जाएगी। तो AN की जगह पे 20.75, तिनके से कहते सागर बनता है। आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दो, देख लो कहां जाके कहां पहुंच जाओगे। कहीं कहेंगे जी कनाडा जरूर पहुंच जाएंगे। नहीं, इधर ध्यान दो। चलो, डी की वैल्यू 1.75। अब पहले क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20.75 माइनस 5। मुझे नहीं समझ आता पंजाबियों में क्या ट्रेंड आ चुका है कनाडा भागने का। इतना स्किल है उनके पास, यूज करना ही नहीं चाहते। चलो बाद में फुर्सत में इस पे बात करेंगे। 20.75 में से 5 गए तो आंसर आया 15.75। अगर आपको डेसिमल वाली सब्ट्रैक्शन नहीं आती, लो जी मैं वो भी समझाता हूँ। डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0 डाल दो। 75 में से 0 गए 75 एज इट इज, और 20 में से 5 गए तो 15। इसको उतारो नीचे, ये बना 1.75 इक्वल्स टू n-1। डेसिमल निकाला 100 ऊपर, डेसिमल निकाला 100 नीचे, डेसिमल डेसिमल कट, 175 1 जा, 175 9 जा, तो n आया आपका 9 + 1, यानी कि n आया आपका 10। इसका मतलब 10वें हफ्ते में जाके उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। तो आज हमने कर ली अपनी एक्सरसाइज 5.2 खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पे नहीं समझ आया, कहीं पे प्रॉब्लम लगाओ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय 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 बाय।